क्या किसे कह सकते हैं? यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाता, अधिकांश पूछा जाता, तो प्रोटीन के लिए जो हमारे पास मेन परिभाषा होगी वो होगी प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। मेन लाइन है, इसको याद रखना कि जो प्रोटीन होंगे, जो हमारे पास क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, वो क्या होंगे, अल्फा अमीनो अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल या अम्लों के बहुलक बहुलक होते हैं। तो प्रोटीन हमारे पास क्या हो गया, अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, जो केमिस्ट्री की परिभाषा है ना, ये केमिस्ट्री की परिभाषा है। बाकी आप लिख सकते हो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर होगा जीवन की मूलभूत संरचना एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं, है ना, शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे अनुरक्षण का काम करते हैं, अनुरक्षण माने सुरक्षा का काम करते हैं, है ना। प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई, प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ प्राथमिक महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण यौगिक होता है जो हमारे पास होते हैं ना। लेकिन मूल परिभाषा क्या है, प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, ये केमिस्ट्री की परिभाषा है ना। फिर इसका स्रोत क्या होता है, कहाँ से मिलता है प्रोटीन, दूध से मिलेगा, पनीर, है ना, दालें होगी, मूंगफली होगी, मछली होगी, मांस हो गया, इनसे हमें प्रोटीन मिलेगा। और प्रोटीन क्या होगा, ये जीव जगत जितना हमारे पास बायोस्फीयर है उसमें सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन ही मिलता है ना, प्रोटीन। और यदि देखोगे तो सोयाबीन सोयाबीन की जो दालें होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हम क्या कहेंगे, प्रोटीन जब भी मैं पूछूंगा तो आप कहोगे प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो अल्फा अमीनो अम्ल क्या हुआ, अल्फा पोजीशन पर अमीनो, देखो ये अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है बेटा, देखो जैसे माना हमने लिया CH3 CH और COOH, है ना, तो ये यहाँ पर यदि NH2 लगा हुआ, अल्फा क्यों हुआ, देखो एक कोई फंक्शनल ग्रुप से जो पहली पोजीशन होती है वो अल्फा पोजीशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन। उसके बाद वाली जो होती है वो बीटा होता है। यदि हम बीटा अमीनो अम्ल कहेंगे तो यहाँ पर NH2 लगा हुआ है ना, गामा आगे डेल्टा थीटा इस टाइप से चलते रहते हैं। यहाँ पर देखो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, ये अमीनो अम्ल है ना। इसके आगे जब हम चलते रहेंगे तो अमीनो अम्ल की सीरीज हमें ऐसे मिलती रहेगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ क्या होगा, हमें चाहिए अल्फा अमीनो अम्ल। तो अल्फा अमीनो अम्ल क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और उस पर क्या लगा होगा, NH2 ग्रुप लगा होगा, तो उसे हम अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो अम्ल। अब जरूरी नहीं कि ये अल्फा अमीनो अम्ल है, थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे CH3 CH2 CH और इस पर NH2 लगा हुआ है ना, और COOH लगा हुआ, तो ये अल्फा पोजीशन है, इसमें भी ये भी अल्फा अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पर जब NH2 ग्रुप लगा रहता है तो उसको हम अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं ना। तो अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, बहुलक माने इनसे मिल करके, ये छोटे ये इकाई है और ये कई अल्फा अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन बनाते हैं, है ना। इनका जो क्या होगा, ये कई जो हमारे पास क्या होगा अल्फा अमीनो अम्ल होंगे, ये मिल करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो कौन हुआ प्रोटीन, कि जो अल्फा अमीनो अम्ल है उनके कई अणुओं से मिलकर के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो देखो यहाँ पर ये क्या कहता है बेटा, देखो अमीनो अम्ल क्या हुआ, है ना। तो ये कहता है कि अमीनो अम्ल में NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखो अमीनो अम्ल कैसे कहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है कि अमीनो अम्ल किसे कहेंगे। तो अमीनो अम्ल में क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा, एक तो होगा, देखो अमीनो अम्लों में अमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये देखो कार्बोक्सिलिक अमीन हो गया NH2, अमीन क्या हो गया NH2, और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया COOH। इन दोनों क्रियात्मक समूह की उपस्थिति होती है। क्या कहा, अमीनो अम्ल में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, एक होता है अमीन और दूसरा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं किसमें, अमीनो अम्ल। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, दूसरा आगे लाइन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में
अमीनो समूह की अपेक्षित स्थितियां के आधार पर अमीनो अम्लों को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ये अमीनो अम्ल है ये अलग अलग प्रकार से बांटे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल, अब माना मैंने कहा अल्फा अमीनो अम्ल, देखो है ना। तो अल्फा अमीनो अम्ल क्या होगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2, फिर लिखता हूँ CH, फिर लिखता हूँ COOH और यहाँ पर लगा देता हूँ NH2। तो कौन सा अमीनो अम्ल है बेटे, कौन सा अमीनो अम्ल है? तो सिंपल चीजें हैं, देखो ना यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी जो पहली पोजीशन है क्या है, अल्फा अमीनो है ना, ये अल्फा पोजीशन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्फा अमीनो अम्ल। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, CH3 CH, और अब इस पर मैं क्या कर देता हूँ, NH2 लगा देता हूँ, फिर CH2, फिर COH। अब ये कौन सा अमीनो अम्ल है, कोई बच्चा बता दो बेटा, कौन सा अमीनो अम्ल होना चाहिए? देखो ये वाली पोजीशन है अल्फा, यहाँ पर तो NH2 लगा नहीं, इसलिए अल्फा अमीनो अम्ल है नहीं। इस बीटा पोजीशन, देखो ये बीटा है, बीटा पोजीशन में क्या लगा है, NH2, तो ये क्या होगा, बीटा अमीनो अम्ल, इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा अमीनो एसिड, ये बीटा पोजीशन है ना। अब मान लो एक और आगे चलते हैं, इस सब इसी प्रकार से है ना, बीटा के बाद। तो उसके बाद देखो, जैसे माना हमने कहा CH2 एंड उसके बाद लिखा हमने फिर CH2, फिर लिखा CH2, फिर लिखा COOH, ये लिखा, और अब ये NH2 यहाँ लगा दे तीसरी पोजीशन। अब कौन सा होना चाहिए, यदि NH2 ग्रुप इस पे लगा होता है अमीनो अम्ल के पहले वाले में, तो ये अल्फा अमीनो अम्ल हो जाता, यदि बीटा पोजीशन पर होता तो बीटा अमीनो अम्ल हो जाता। लेकिन ये कहाँ लगा हो, गामा पोजीशन, देखो इनकी पोजीशन है गामा, ये देखो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, है ना, 3-4 पोजीशन है ना। इन पोजीशनों के आधार पर ये कौन सा अमीनो अम्ल हो जाएगा, कौन सा अमीनो अम्ल हो जाएगा बेटा, ये गामा अमीनो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम उनको क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल, ठीक है ना, गामा अमीनो अम्ल, ये आ जाए है ना। इनमें हम इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो प्रोटीन के जल अपघटन, यदि हम प्रोटीन का क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे है ना, से जो है अल्फा अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। अब देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या है बेटा, जो प्रोटीन है, हमने कहा प्रोटीन क्या होता है, अल्फा अमीनो अम्ल के, बीटा का नहीं कहा, गामा का नहीं कहा, डेल्टा का नहीं कहा, ये तो अमीनो अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं कि अमीनो अम्ल इतने प्रकार के होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमेशा अल्फा अमीनो अम्ल वाले ही होते हैं। कौन से वाले होते हैं, अल्फा अमीनो। और वो कह रहा है कि जो हमारे पास प्रोटीन है ना, कि जब हम प्रोटीन का क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो उससे केवल क्या होगा, केवल अल्फा अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं, इससे और कहाँ से होगा, क्योंकि अल्फा अमीनो अम्ल से बना हुआ है। जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बने होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल से। लेकिन जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं, तो हमें प्राप्त क्या होते हैं, अल्फा अमीनो। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के जल अपघटन से क्या क्या प्राप्त होता है। माना आपसे पूछ लिया कि प्रोटीन के जल अपघटन से, जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा, अल्फा अमीन। बिल्कुल अल्फा अमीनो प्राप्त होते हैं। वेरी गुड, देखो अल्फा अमीनो में प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और वहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल, गामा अमीनो अम्ल, डेल्टा अमीनो अम्ल, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा अमीनो अम्ल हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य जो क्रियात्मक समूह है भी उपस्थित हो सकते हैं, हो सकता है कि इनके साथ कोई और क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, है ना, इनके साथ क्या हो सकता है, और क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा।
इनके साथ और क्रियात्मक समूह भी जुड़े हो सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि जो सभी अमीनो अम्ल के रूढ़ नाम, रूढ़ का मतलब ऐसे जो कठिन नाम मान सकते हैं इसको, है ना, जो इन यौगिकों के गुणों एवं इनके स्रोतों को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो अलग अलग नाम है, प्रोटीन जो हमारे पास अमीनो अम्ल है उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे देखो ग्लाइसिन, एक नाम है ग्लाइसिन, तो ये क्या है, ये अमीनो अम्ल है। क्या है, अमीनो अम्ल, है ना। और इसका स्वाद कैसे होता है बेटा ग्लाइसिन का, इसका स्वाद होता है मीठा। अब देखो नाम से ही पता लगाएगा ग्लाइसिन कैसा है, ग्लाइसिन का स्वाद मीठा है ना। अब देखो इसी देखो उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है ग्लाइसिन, क्योंकि जो ग्रीक वर्ड है ये अलग अलग शब्द होते हैं, है ना। ये जो ग्लाइसिन है ये किससे बना हुआ, देखो ग्लाइसिन जो बना हुआ है ग्रीक वर्ड जो है ग्लाइकोज से बना हुआ है। किससे बना है, ग्लाइकोज, ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस, है ना। ग्रीक में, इस यूनान में इस शब्द का प्रयोग होता है ग्लाइकोस, है ना। और ग्लाइकोस का अर्थ होता है मीठा। और देखो टाइरोसिन, है ना, तथा टाइरोसिन दूसरा है, एक ग्लाइसिन हो गया, ये क्या है, टाइरोसिन है। और टाइरोसिन का जो सर्वप्रथम क्या है, पनीर से प्राप्त हुआ है। देखो पनीर से इसे प्राप्त किया गया टाइरोसिन का। और देखो बेटा टाइरो, जो टाइरो शब्द होता है TIRO, टाइरोज, है ना, और इसका अर्थ होता है पनीर। पनीर से प्राप्त हो इसलिए टाइरोसिन कर दिया उसको, है ना। तो ये कहता है कि प्रत्येक अमीनो अम्लों को साधारणतः एक एक 3 अक्षर का प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 3 अक्षर के उससे प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। 3 अक्षरों से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं, है ना। अब कहता है कि देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो एक अक्षर होगा, एक अक्षर प्रतीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक अक्षर जो प्रतीक के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे देखेगा, आगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हम अमीनो अम्ल पढ़ेंगे। देखो अब अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, तो पहले तो हमने बता दिया था कि अमीनो अम्लों का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं, उनकी पोजीशन के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ और भी कह सकते हैं। देखो ये कह रहा है कि अमीनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर भी अम्लीय और क्षारीय और उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर क्या किया गया, जो अमीनो अम्ल है हमारे पास, जो क्या है बेटा हमारे पास अमीनो अम्ल है, वो कैसे हो सकते हैं। देखो इसमें 2 ग्रुप है, माना मैंने एक अमीनो अम्ल लिखा, ये लिखा अल्फा अमीनो अम्ल, है ना, CH3, और यहाँ लिखा CH, और यहाँ पर NH2 और CO। देखो बेटा इसके कितने गुण हो सकते हैं, ये एसिडिक गुण का भी है, अम्लीय गुण भी है। इसके कारण क्या देगा, ये क्षारीय गुण भी देगा। और इन दोनों को मिलाकर क्या हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो इसमें कुछ अमीनो अम्ल क्या होंगे, अम्लीय होंगे, कुछ क्या होंगे, क्षारीय होंगे, और कुछ क्या होंगे, उदासीन हो सकते हैं। इस प्रकार से 3 अलग अलग वर्गों में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है देखो अमीनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक समूह की समान संख्या, यदि समान संख्या होगी, जैसे एक इसमें अमीनो अम्ल है और एक क्या, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एक अमीनो अम्ल है, समान संख्या होगी, तो क्या हो गया, अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन बनते हैं। यदि ये बराबर है तो उदासीन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन कहता है कि कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा अमीनो अम्लों की संख्या अधिक हो। माना अमीनो अम्ल 2 हो, 3 हो, है ना, कि NH2 ग्रुप 2 हो, 3 हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, जब ये ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, ये कैसे हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जब NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे तो क्या होगा, क्षारीय होगा। और जब कार्बोक्सिलिक समूह ज्यादा होंगे, इनकी संख्या ज्यादा होगी, तो ये कैसे हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो 3 कंडीशन उन्होंने कहा, जब बराबर होंगे, एक ही होगा, एक होगा, तो उसे क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा ये ध्यान रखना, वो क्या होगा, वो होगा उदासीन। जब दोनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, तो कैसे होगा, उदासीन होगा। जहां अम्ल ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा होगा, तो क्या होगा, अम्लीय।
और जहां क्या होगा, जहां क्या होना चाहिए बेटा, जहां पर हम यदि ये देखेंगे जहां पर क्षारीय गुण यानी कि NH2 ग्रुप ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्षारीय, वो क्षारीय हो जाएंगे। तो अमीनो अम्ल हम पता कर सकते हैं कि ये अम्लीय है, क्षारीय है, कैसा है ना। चलो एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, मैं पूछूंगा आप लोगों से, है ना। देखिए मैंने लिखा CH3 C और इस पे मैंने लगा दिया 2 NH2 ग्रुप, है ना, और यह लिख लिया COH। ये कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। 3 प्रकार के अम्ल अम्ल बताए ना, कैसे होना चाहिए। ये तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब इससे क्या समझ रहे हो, आपके समझ में आई कहानी या नहीं है, क्या होना चाहिए बेटा। आप लोग मैसेज कर सकते हैं यदि क्षारीय। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्षारीय क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, क्षार ज्यादा है, NH2 ज्यादा है। जहां पर NH2 ज्यादा होंगे वो क्षारीय क्या हो जाएगा, सिंपल। अब दूसरा देते हैं एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिया CH3 CH और इस पर NH2 लगा दिया, है ना। और या ऐसे कर सकते हैं, हम लेते हैं CH3 C और इस पर लगा दिया हमने एक NH2 और 2 ग्रुप कर दिए इसमें। ये कैसे होगा, अब कैसे होना चाहिए, उदासीन। उदासीन हो बेटा। और बच्चे था, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, वो है इसको हटा देते बेटा, इसलिए गड़बड़ हो सकता है। अब बताओ कैसे, इनको भूल जाओ, अब बताओ ना कैसे। अम्लीय। क्योंकि इसमें क्या है ना बेटा, और बच्चे बताओ, अभी पता है कोई बात नहीं, ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती है। कैसे होगा बेटे, देखो इसमें 2 हमारे पास अम्ल है और एक NH2 है, तो अम्ल ज्यादा हुए ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, वो ऊपर दोनों लिखे थे इसलिए कंफ्यूजन हो गया होगा ऊपर होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखो, एक हमने क्या कहा CH3, इस पर क्या है CH, इस पर लगा हुआ है NH2 और एक लगा है COH, तो ये क्या होगा, क्या होना चाहिए बेटा इसमें, ये उदासीन हो जाएगा। देखो एक COH है और एक ही क्या है NH2 है, उसमें 2 जिसमें ज्यादा जो चीज ज्यादा होगी वो उस प्रकार का प्यूरिक हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अमीनो अम्लों की संख्या के समूह की संख्या अधिक होने पर अम्लीय होते हैं। जो अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। देखो 2 प्रकार के अमीनो अम्ल, अब एक वर्गीकरण है और एक वर्गीकरण तो हमने इसके आधार पर कह लिया। एक वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण क्या किया था हमने कि उनके पोजीशन पर अल्फा बीटा पे पोजीशन पर, एक अल्फा बीटा गामा पोजीशन पर NH2 ग्रुप होने के कारण वो अल्फा बीटा गामा अमीनो अम्ल कहलाता है। दूसरा क्या मेथड होगा, दूसरा हमारे पास होता है, दूसरा क्या हो सकता है, अल्फा बीटा गामा के अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है कि उनके समूह के आधार पर उदासीन भी हो सकता था, क्षारीय भी हो सकता था और अम्लीय भी हो सकता है, उनकी जुड़े हुए ग्रुप के आधार पर, ठीक है। और तीसरा आधार क्या है, जो हमारे शरीर में बनते हैं, कुछ अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं, अमीनो अम्ल खतरनाक भी होते हैं और आवश्यक भी होते हैं, है ना। तो जो ये कहता है देखो, जो अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं, हमारे शरीर अपने आप बनाता है उनको, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आवश्यक, सॉरी क्या कह रहे हैं, अनावश्यक, सॉरी, जो जो अमीनो अम्ल
शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जो बनेंगे वो अनावश्यक हो जाएंगे, है ना। जबकि वे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते हैं, जिनको भोजन में लेना आवश्यक होता है, वो क्या कहलाते हैं, आवश्यक। कुछ दो चीजें होती हैं, जो हमारा शरीर बना रहा होगा वो हमारे लिए क्या हो गए, अनावश्यक हो गए, और जो हम बाहर से ले रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हम बाहर से खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वो है हमारे पास आवश्यक अम्ल। तो दो प्रकार के अमीनो अम्ल हो गए, एक हो गए आवश्यकता और अनावश्यकता। क्या है आवश्यकता, क्या हो गई, जिनको हम बाहर से शरीर में लेते हैं, जिनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है और उन्हें हम बाहर से लेते हैं, वो क्या है, आवश्यक। और एक क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में बनते हैं, ये क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में बनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अनावश्यक। ठीक है, तो ये दो प्रकार के अमीनो अम्ल। तो हमने वर्गीकरण देख लिया कि किस प्रकार से होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ज्वाइंट राइन। कल से हम इसको ऐड भी करेंगे, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना। क्या कहते हैं, ज्वाइंट राइन कहा जाता है। अब ज्वाइंट राइन होता क्या है ना। तो ज्वाइंट राइन कुछ नहीं है, ये अमीनो अम्ल का ही पार्ट है ना। अब मान लीजिए अल्फा अमीनो अम्ल हमारे पास है, हमने क्या लिया, अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल क्या होता है, जैसे हमने लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा CH और इस पर NH2 है, ये NH2 है, ठीक है। और इसमें लगा हुआ C और डबल बॉन्ड से हमने O और यहाँ O और H लिखा हुआ है। ये हमारे पास अमीनो अम्ल है ना, ये तो है अमीनो अम्ल। जैसे हमने पहले लिखा था CH3 और इस CH पर हमने NH2 लगाया था, ये NH2 लगाया था, और यहाँ पर हमने COOH लिखा था। ये था हमारे पास अल्फा अमीनो अम्ल, है ना। अब इस अल्फा अमीनो अम्ल में क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पर, और ये H पॉजिटिव के रूप में यहाँ जुड़ जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो आयन बनेगा इसको हम ज्वाइंट आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्वाइंट आयन। जैसे हमने CH3 लिया है ना, फिर CH है, फिर आगे क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड से O, और इस पर क्या आया, NH3, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, NH3 पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आयन बना, ये ज्वाइंट आयन है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ज्वाइंट आयन किसे कहते हैं। तो ये है ज्वाइंट आयन, ठीक है ना, ज्वाइंट आयन। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। कल से हम जो हम सुबह रिवीजन की क्लास करते हैं उसमें हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये आ जाए, तो ज्वाइंट आयन ये है बेटा, ज्वाइंट आयन। अब ये क्या क्या जरूरत पड़ी होगी इस ज्वाइंट आयन की, चलो इसको थोड़ा और पढ़ेंगे। तो अमीनो अम्ल का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया सबको। उन पे जुड़े हुए अल्फा बीटा और गामा पोजीशन पर जुड़े हुए ग्रुप के आधार पर अल्फा बीटा और गामा अमीनो अम्ल कहते हैं। दूसरा हमारे पास अम्लीय, क्षारीय और उदासीन हो गया, दूसरा प्रकार का वर्गीकरण है। और तीसरे प्रकार का वर्गीकरण वो है आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक। अनावश्यक होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है ना। आवश्यक होते हैं जिनको हम बाहर से लेते हैं, ठीक है ना। जो संश्लेषित होते हैं वो क्या होते हैं, अनावश्यक। थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें, लेकिन याद रखना आपको, है ना। देखो एक लाइन और है कि ये कहता है कि देखो अमीनो अम्ल सामान्यतः क्या होते हैं, रंगहीन क्रिस्टल ठोस होते हैं। ये कैसे होंगे, रंगहीन होंगे और क्रिस्टलीय ठोस होंगे। ये जल में क्या हो जाते हैं, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, है ना। और उच्च गलनांकी ठोस होते हैं। इनका गलनांक क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। गलनांक माने कोई गलनांक समझते हो आप लोग, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जानते हो, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, गलनांक, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो ना, यहाँ पर इसको अलग अलग करो, गलन प्लस अंक, तभी तो गलनांक, गलन प्लस अंक, है ना। तो गलता, गलेगा कब, जब पिघलेगा ना। मान लीजिए हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, वो किस ताप पर, किस अंक पर, अंक का मतलब यहाँ पर हो गया, क्योंकि हम थर्मामीटर में देखते हैं ना, इतने डिग्री पर, इतने डिग्री, तो वो अंक ही तो होता है। 35 डिग्री ये अंक है, 34 डिग्री वो अंक है, 30 डिग्री अंक है। अब हमने कहा कोई ठोस लिया और वो हमने कहा 30 डिग्री, 34 डिग्री पर पिघला, तो 34 डिग्री ये देखो गलन का अंक है उसका, जिस अंक पर वो पिघल जाता है ना। इस शब्द से ही पता लग रहा है, देखो पिघल रहा है ना। और ठोस था वो द्रव में परिवर्तित हो गया, तो गलनांक कहलाएगा, जहां पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इस शब्द से पता लग रहा है, मेल्टिंग पॉइंट। देखो वो पॉइंट है जिस पर मेल्ट हो रहा हो, मेल्ट जानते हैं आप लोग, पिघलना,
ठीक है, तो ये है गलनांक, इसको हम क्या कहेंगे, गलनांक। तो ये क्या, देखो यहाँ पर कहता है कि उच्च गलनांकी ठोस होते हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है ना। जो सामान्य, देखो ये कह रहे हैं जो सामान्यतः सामान्य अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते, ठीक है। और ये किसके हैं, ये जो अमीनो अम्ल है ये ना तो अमीनो की तरह व्यवहार करते हैं ना कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं, अपितु किसके तरह करते हैं, लवणों की भांति गुण दर्शाते हैं। जैसे लवण होते हैं ना, मैंने लवण आप लोगों को बताए थे, लवण जो है कैसे होते हैं, एक अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अम्ल जहाँ पर अम्ल मिलेगा बेटा और साथ में क्षार मिलेगा तो क्या बनाएंगे, हमेशा लवण बनाएंगे। एक अम्ल और एक क्षार मिलकर के हमेशा लवण बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि ना तो क्या करते हैं कि अमीनो की तरह व्यवहार करते हैं जिसमें लगा NH2 की तरह, और ना कार्बोक्सिलिक अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, इसकी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह भी व्यवहार नहीं करते, बल्कि किसकी तरह करते हैं, ये कहते हैं कि अपितु ये लवणों की भांति व्यवहार करते हैं। ये कैसे व्यवहार करते हैं, लवण की भांति। तो अमीनो अम्ल कैसे व्यवहार करते हैं, लवण की भांति, है ना। इसका कारण क्या है, इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय और क्षारीय समूह उपस्थित है। इसका कारण क्या है, अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल है वो न तो वो जो है किसके कारण जो है लवण की भांति व्यवहार करते हैं, किसके कारण, तो क्योंकि इसमें क्या है, देखो इसमें एक अणु क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एक क्षारीय अणु, इस उपस्थित होने के कारण क्या करते हैं, लवणों की भांति व्यवहार दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़े, इसमें देखो अगली लाइन क्या कहता है कि जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है और जबकि अमीनो अम्ल प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। अब इसने क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल ने एक प्रोटॉन में H+ इसने मुक्त किया और इसने क्या किया, इसको ग्रहण कर लिया, जो ज्वाइटरायन बनाए, जिसने क्या बनाया, ज्वाइटरायन, है ना। ये देखो यहाँ पर ये कहता है कि जलीय विलयन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है और जबकि क्या होगा, अमीनो अम्ल क्या करेगा, उसको ग्रहण कर सकता है, और जिसके फलस्वरूप द्विध्रुव आयन बनता है, दो ध्रुव वाला आयन बनेगा। कैसे वाला आयन बनेगा, जिसके पास दो ध्रुव होगा। दो ध्रुव कहाँ है, देखो इस पर माइनस चार्ज है, एक ध्रुव तो ये हो गया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दो ध्रुव बन गए, दो ध्रुव बन गए, है ना, दो द्विध्रुवीय आयन बनाते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइटर आयन या उभयविष्ट आयन भी कहते हैं। ज्वाइटर आयन तो हम कह ही रहे हैं इसको, लेकिन साथ साथ में उभयविष्ट आयन भी कहते हैं। ये दोनों शब्द याद रखिएगा बेटा, ज्वाइटर आयन और उभयविष्ट आयन, ये दोनों एक ही चीज है ना। यहाँ उदासीन होता है और इसमें क्या होगा, परंतु इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं, धनावेश भी है इसमें और ऋणावेश भी, ठीक है। उभयविष्ट आयनिक रूप में अमीनो अम्ल क्या होंगे, उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं। और कैसी प्रकृति दिखाते हैं, उभयधर्मी जानते हैं आप लोग, उभयधर्मी का मतलब अम्लीय गुण भी दिखा रहा है और क्षारीय गुण भी दिखा रहा है, तो ये उभयधर्मी हो गए, है ना। जैसे हम बायो में पढ़ते थे कि जो हमारे पास कुछ जीव है वो उभयचर होते हैं, है ना। उभय शब्द का मतलब उभयचर होते हैं, उभय मतलब पानी में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, उभयचर। ऐसे ये उभयधर्मी है ना। ये क्या कर रहे हैं, इनमें ऋणावेश भी है और धनावेश भी है, दोनों, ठीक है। इसकी ऐसी प्रकृति है, इसकी उभयधर्मी प्रकृति, ठीक है। देखो वो कहते हैं बेटा, देखो वे अम्लों और क्षार दोनों के साथ जो है अभिक्रिया करते हैं, अम्लों के साथ भी करते हैं और क्षारों के साथ भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें ग्लाइसिन के अतिरिक्त, जो ग्लाइसिन होता है के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में क्या है, उपलब्ध है। ग्लाइसिन नहीं मिलता, बाकी सारे प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। जैसे देखो अमीनो अम्लों का, देखो अमीनो अम्लों के ध्रुवण गुणक होते हैं क्योंकि ये इनमें अल्फा कार्बन परमाणु असमित होता है। ध्रुवण आघूर्ण का मतलब ये होता है बेटा कि वो जो हमने ध्रुवण आघूर्ण का मतलब समझे आप लोग, कि मान लीजिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस पर डालते हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश नहीं, प्लेन समतल ध्रुवित प्रकाश, तो वो क्या कर देता है, अपने जगह को घूम, मान उसमें क्या हो जाता है, वो एक दूसरे घूम जाते हैं, और उसका कारण क्या है, असमित कार्बन परमाणु, असिमेट्रिक कार्बन परमाणु,
देखो इस असिमेट्रिक कार्बन परमाणु, ये देखो ये कार्बन है ना, इसको ऐसे बना सकते हैं। माना अमीनो अम्ल असमित कार्बन परमाणु का मतलब क्या हो? असमित कार्बन परमाणु को मतलब समझते हो बेटा आप लोग? वहाँ कार्बन परमाणु जिसमें अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन लेते हैं और इस पर एक तरफ जो जुड़ा है आर, आर का मतलब CH3 है ना, जो हमने लिया, मान लीजिए CH3 और CH, और इस पर हम NH2 लगा देते हैं और यहाँ पर COH लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे एक तरफ हमने CH3 लिखा, एक तरफ लगाते हैं इसमें H और एक तरफ लगाते हैं COH और एक तरफ क्या लगा देंगे NH2। ये है बेटा, देखो इस CH3 है, CH है, फिर COH हो गया इसमें और NH2 लगा हुआ। तो इस प्रकार से ये क्या है? असमित कार्बन परमाणु। कैसे कार्बन परमाणु? असमित, जिसमें कोई भी समूह अलग अलग लगे हो। देखो ये सारे के सारे समूह क्या है? अलग अलग। इसमें क्या लगे? सारे समूह अलग अलग। ये COH है, यहाँ देखो CH3 है, यहाँ देखोगे H है और यहाँ देखोगे H, चारों ग्रुप अलग अलग है। तो ऐसे जो कार्बन परमाणु का ये वाला कार्बन, ये है हमारे पास असमित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं इसको, है ना। और ये क्या होता है? D और L दोनों रूपों में पाए जाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, है ना, ये दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। और ये कहता है देखो अधिकांश प्रकृति, देखो प्राकृतिक अमीनो अम्ल में L विन्यास होता है ना। अब L विन्यास किसे कहेंगे? देखो L L अमीनो अम्ल में NH2 समूह बाईं ओर होता है। अब इन्होंने किस प्रकार से बना रखा है, थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं ऐसे इनके अकॉर्डिंग, है ना। देखो यहाँ पर C और ऊपर यहाँ पर NH2 ले ली, इस पे एक H लगा देते हैं और यहाँ चलो इसको COH ग्रुप ले लेते हैं और यहाँ कर देते हैं CH3। तो देखो बेटा, यदि हम ये कह रहे हैं कि अधिकांश से जो प्रकृति में अमीनो अम्ल है L विन्यास में L विन्यास होता है, जहाँ पर L क्या होगा? NH2 ग्रुप बाईं ओर होगा। तो यहाँ हमने दाईं ओर लगा रखा है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH2 यहाँ लिख दें, है ना, और C यहाँ पर H, यहाँ पर COH रख लिया और यहाँ पर हमने CH3 लिख लिया। इस टाइप से अधिकांश क्या होते हैं? ऐसे वाले होते हैं। अब ये रोटेटरी कैसे होते हैं बेटा? देखो ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी T, है ना, ये है लीवो रोटेटरी L, है ना, ये L फॉर्म है। ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो ये प्रकाशिक समावता दिखाते हैं, क्योंकि इनमें कोई बॉन्ड तो होता नहीं, ठीक है। इस प्रकार से दिखा सकते हैं, या इन्होंने दूसरे रूप में दिखा रखा है, COH को लेकर रखा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH ऊपर लिखा है और नीचे CH3, और इसमें COOH इधर दिखा है और NH2 ग्रुप यहाँ दिखा दिया, ये है ना। इस टाइप से हम दिखा सकते हैं इसको। अब इसके बाद और आगे बेटा, और इस प्रोटीन का जो अगला पार्ट है इसको हम